जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। नेहरू जी के खिलाफ कितना झूठ और नफरत फैलाया जा रहा है, ये बात तो किसी से नहीं छिपी। और इसमें सबसे बड़ा हाथ इन सो कॉल्ड हिस्टोरियंस का है, जो प्रॉपर सोर्स और एविडेंस तो नहीं देते पर फुल कॉन्फिडेंस से बातें करते हैं। तो क्यों ना आज इन सो कॉल्ड हिस्टोरियंस के नेहरू जी के खिलाफ फैलाए गए झूठ को एक्सपोज किया जाए विथ प्रॉपर सोर्स एंड एविडेंस। मैं जो भी बोलूँगा उसका सोर्स बताऊँगा, जो कि एक्लेम्ड बुक्स और ऑफिशियल वेबसाइट हैं, और कोशिश करूँगा पेज नंबर भी बताने की। इनकी तरह नहीं कि माइक पे कुछ भी भोग दूँ। तो भारतवासियों, प्रसारण शुरू करते हैं। और नेहरू जी का उतना ही हेटेड था for Subhash Chandra Bose. But it is well known that Mr. Nehru did not like Subhash Chandra Bose. He was an enemy of Subhash Chandra Bose. इस बात का खंडन मैं कई तरीकों से कर सकता हूँ कि अगर वे दुश्मन थे तो क्यों इतने दशकों तक साथ मिलकर एक ही पार्टी में काम किए, क्यों साथ मिलकर 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाई। 1938 में जब नेहरू कई महीनों तक इंडिया वापस नहीं आते, तब बोस उन्हें लेटर लिखकर बोलते हैं कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, कृपया देश वापस आ जाइए, और उन्हें प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन बनने का ऑफर भी देते हैं। इसके बाद 1939 में जब कांग्रेस की राइट विंग यानी गांधी, राजेंद्र प्रसाद पटेल बोस के खिलाफ हो जाते हैं और सभी लोग कमेटी से रिजाइन दे देते हैं, तब सिर्फ 2 लोग बोस के साथ आखिरी तक खड़े होते हैं और रिजाइन नहीं करते। पहले उनके भाई शरद चंद्र बोस और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने बोस का लास्ट तक साथ दिया और महात्मा गांधी और नेताजी में समझौता कराने की आखिरी तक कोशिश करते रहे। इन सब चीज़ों के बारे में आप रुद्रांशु मुखर्जी की बुक नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइफ्स में पढ़ सकते हैं। खैर, बोस कांग्रेस छोड़कर आईएनए का कमान संभालते हैं और उसमें 3 ब्रिगेड बनाते हैं, जिनमें से एक ब्रिगेड अपने प्रिय मित्र के नाम पे रखते हैं, नेहरू ब्रिगेड। और जब आईएनए का कैलेंडर छपता है तो उसमें भी नेहरू जी की फोटो छापी जाती है। इन सब चीज़ों से आप समझ ही सकते हैं कि बोस नेहरू का कितना सम्मान करते थे और उन्हें पसंद करते थे। पर ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ एक तरफा था, नेहरू भी बोस का काफी सम्मान करते हैं। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और आईएनए युद्ध हार जाती है, तब आईएनए के सोल्जर्स पे केस चलाया जाता है, जिसे रेड फोर्ट ट्रायल्स कहते हैं। तब नेहरू दशकों बाद अपना लॉ प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट करते हैं और इन सोल्जर्स को बचाने के लिए आईएनए डिफेंस कमेटी बनाई जाती है, जिसमें कई बड़े लॉयर्स रहते हैं, इंक्लूडिंग नेहरू, और आईएनए के सोल्जर्स को बचाने के लिए केस लड़ते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। इन सब के बाद भी इसके जैसे जाहिल लोग नेहरू जी का नाम ब्रिटिशर्स के साथ जोड़ते हैं और उनके खिलाफ झूठी अफवाह फैलाते हैं। ब्रिटिश थे और मिस्टर नेहरू और बाकी जो लोग थे, उन्होंने मिस्टर बोस को एज अ वॉर क्रिमिनल पेंट किया। और अगर वॉर क्रिमिनल वापस आता है बाहर पब्लिक आई में, तो उसको हैंग करेंगे। एक बात आप ध्यान दिए होंगे कि बहुत स्मार्टली ये बंदा ब्रिटिशर्स के साथ नेहरू जी का नाम जोड़ रहा है और बोल रहा है कि नेहरू जी बोस को वॉर क्रिमिनल बोलते थे, जबकि नेहरू जी ने ऐसा कभी नहीं बोला है, ना ही कहीं लिखा है। इसके जैसे लोग ये एक झूठा लेटर फैलाते हैं और बोलते हैं ये नेहरू जी ने लिखा है, जबकि नेहरू जी ने ऐसा कोई लेटर नहीं लिखा। इसका ऑलरेडी बहुत ज्यादा बार फैक्ट चेक किया जा चुका है, जिन्हें पढ़ के आप खुद समझ सकते हैं कि ये लेटर फेक है। और मेरा अभिजीत चावड़ा जी से रिक्वेस्ट है कि कृपया अपने सब्सक्राइबर को धोखा न दें ऐसी झूठी अफवाहें फैलाकर। और अगर अभी भी आप में से किसी का डाउट खत्म नहीं हुआ है, तो मेरा आखिरी एविडेंस आपके सारे डाउट खत्म कर देगा। तो बात है 16 अगस्त 1947 की, जब आज़ादी के बाद पहली बार नेहरू जी लाल किले से स्पीच देते हैं, तो वो सिर्फ 2 लोगों का नाम लेते हैं, पहला महात्मा गांधी और दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके लिए आपको सेलेक्टेड वर्क ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 वॉल्यूम 4 का पेज नंबर 2 देखना होगा, जिसमें ये पूरा स्पीच आपको मिल जाएगा। इसका छोटा सा पार्ट
मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आज़ादी का सबसे ज़्यादा श्रेय गांधी जी को जाता है, पर हमें उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस आज़ादी के लिए। मैं सबका तो नाम नहीं ले सकता, पर सुभाष चंद्र बोस का नाम लेने से खुद को नहीं रोक पा रहा, जिन्होंने देश के बाहर आज़ाद हिंद फौज बनाई, युद्ध लड़ा और विदेश की धरती पे झंडा फहराया। और जब आज उनका सपना पूरा हुआ है, लाल किले पे झंडा फहराया जा रहा है, तब वो नहीं है। इसका बहुत दुख है। अब आप लोग खुद ही सोचिए कि नेहरू अगर बोस को अपना दुश्मन मानते या उन्हें फांसी दिलवाना चाहते तो लाल किले से ऐसे उनको प्रेज करते या उनके स्ट्रगल को एक्नॉलेज करते, उनके पार्टिसिपेशन को एक्नॉलेज करते? मुझे तो नहीं लगता। ये लोग दुश्मन है, इस बात पे कोई बेवकूफ़ी होगा जो बिलीव करेगा और कोई धूर्त ही होगा जो ऐसी अफवाह फैलाएगा। इसके अलावा नेहरू जी नेताजी के स्ट्रगल को सिर्फ एक्नॉलेज ही नहीं करते, उनके फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं। आज़ादी के बाद भारत सरकार बोस के वाइफ और डॉटर को स्टाइपेंड भी देती है। उम्मीद है अब आप लोग समझ गए होंगे कि नेहरू और बोस के रिश्ते कैसे थे, और साथ ही इस धूर्त का सत्य भी पता चल ही गया होगा। आपको शौक लगेगा सुनकर के, आर्मी डिसबैंड करने का प्लान था इस देश में। कब? शुरुआत से ही एक फीलिंग थी कि हमें फौज की जरूरत नहीं है। पंडित जी ने बोला था कि हमको तो पुलिस से काम चल रहा है, हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हमें क्या करना फौज से, हमारी किसी से दुश्मनी तो है नहीं, तो हमें क्या करना फौज। क्या आपको पता है चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ में क्या कॉमन बात है? कि तीनों एनडीए पास आउट हैं, जिसकी स्थापना दिसंबर 1949 में हुई थी। और अगर आप एनडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका शिलान्यास खुद नेहरू जी ने किया था। और ये फोटो तब की है जब वो एनडीए का सर्वेक्षण करने पुणे खड़कवासला गए थे। 1955 में एनडीए ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है और जब उसकी पहली पासिंग आउट परेड होती है तो नेहरू जी भी वहां उपस्थित होते हैं। अब आप लोग खुद सोचिए, जिस व्यक्ति का प्लान होगा आर्मी डिसबैंड करने का, वो आज़ादी के बाद सबसे पहले एनडीए जैसी प्रेस्टिजियस डिफेंस इंस्टीट्यूट बनवाएगा। बाकी तो आप लोग समझ ही सकते हैं। और एक बात आपने शायद ध्यान दी होगी कि लगभग हमारे सारे पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार में कई बार मिलिट्री को हो चुके हैं, पर भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ। और इसका एक बहुत बड़ा कारण नेहरू जी के द्वारा लिए गए सही टाइम पे सही डिसीजंस हैं, जैसे कमांडर इन चीफ की पोजीशन को एबॉलिश करके प्रेसिडेंट को ही कमांडर इन चीफ बनाना, आर्मी को पॉलिटिक्स से अलग रखना और ऐसे कई कारण। इसके अलावा हमारे देश की डाइवर्सिटी भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले करती है, जिनके बारे में आप अच्छे से यहाँ देख और पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक बात रहे इनकी, तो ये इतनी कहानियाँ सुनाते हैं कि गूगल भी इन्हें हिस्टोरियन न मानकर कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट मानता है, यानी वो जो फैक्ट से ज्यादा ओपिनियंस पे विश्वास रखता है। वीर शहीद भगत सिंह जब जेल में थे, मुकदमा चल रहा था, क्या कोई कांग्रेसी परिवार का व्यक्ति शहीद वीर भगत सिंह को मिलने गया था? पहली बात तो भगत सिंह और उनके साथियों को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने वाले और लीगल एडवाइस देने वाले लॉयर आसिफ अली एक कांग्रेसी थे, जिनके बारे में आप गवर्नमेंट के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि कोई कांग्रेसी भगत सिंह से जेल में मिलने गया था कि नहीं। तो ये आर्टिकल है 9 अगस्त 1929 द ट्रिब्यून का, जिसमें क्लियरली लिखा है कि नेहरू जी जेल में जाकर भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और बाकी रिवॉल्यूशनरीज से मिलते हैं। इसके अलावा 10 अगस्त को एक और आर्टिकल छपता है जिसमें नेहरू जेल में हंगर स्ट्राइक कर रहे रिवॉल्यूशनरीज की खराब हालत के बारे में बताते हैं। इन सब के बारे में आप सेलेक्टेड वर्क ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 1 वॉल्यूम 4 और पेज नंबर 13 पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा नेहरू जी भगत सिंह का डिफेंस स्टेटमेंट कांग्रेस के बुलेटिन में भी छपवाते हैं। कांग्रेस के बुलेटिन में भगत सिंह और उनके साथियों का डिफेंस स्टेटमेंट छापा गया और इन सब के बारे में आप इस जगह पे अच्छे से देख और जान सकते हैं। नेहरू और भगत सिंह से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताना चाहते हैं। बात है जुलाई 1928 की। भगत सिंह अपनी पत्रिका कृति में एक लेख छापते हैं जिसका टाइटल होता है नए नेताओं के अलग अलग विचार,
जिसमें भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के विचारों को कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस काफ़ी इमोशनल हैं जबकि नेहरू काफ़ी रेशनल हैं, और पंजाब के युवाओं से बोलते हैं कि वो नेहरू को फॉलो करें, वही उन्हें बौद्धिक खुराक दे सकते हैं। आप चाहे तो ये पूरा ऐसे पढ़ भी सकते हैं जिसका लास्ट पैराग्राफ ये रहा। खैर, कोई इसका मतलब ये नहीं निकालना कि वो बोस से हेट करते थे। इनफैक्ट अपने लास्ट मीटिंग में भगत सिंह प्रेमनाथ मेहता से कहते हैं कि वो सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू को थैंक यू बोले फॉर शोइंग सो मच इंटरेस्ट इन हिज केस। ये बात आप कुलदीप नायर की बुक विदाउट फियर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह के पेज नंबर 7 में पढ़ सकते हैं। और जब शहीद भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु जी का समय से पहले फांसी हो जाता है, तब नेहरू और बोस इनके करेज को प्रेस करते हुए ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज करते हैं और नेहरू जी कांग्रेस के सेशन में एक बिल भी पास करते हैं। जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेज सरकार ने डर के नियत तिथि से पहले फांसी सुना दी थी, तो इस कदम की मजम्मत करते हुए कांग्रेस ने एक प्रस्ताव भी पारित किया था जो उनका कुछ ही दिनों बाद एनुअल सेशन हुआ था। उसमें यहाँ पे 2 प्रस्ताव पारित हुए थे। पहला प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू लाए थे और दूसरा प्रस्ताव लाए थे मदन मोहन मालवीय। बताया ये भी जाता है कि कांग्रेस के इसी सम्मेलन में शहीद भगत सिंह के पिताजी किशन सिंह जी भी मौजूद थे और उन्होंने भी एक छोटा सा स्पीच दिया। इन 3 शहीदों और जवाहरलाल नेहरू का रिश्ता यहीं नहीं खत्म होता। जब देश का बंटवारा होता है तो हुसैन वाला, जहां भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधि है, वो पाकिस्तान में चला जाता है। तब जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान को 12 गांव देते हैं हुसैन वाला लेने के लिए। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप ओपिनियन से ज्यादा फैक्ट्स पर रिलाई करें और फैक्ट एंड ओपिनियन में डिफरेंस करना भी सीखें। इस वीडियो में मैंने भी ओपिनियंस दिए हैं पर उतने ही सॉलिड एविडेंस भी दिए हैं to support my opinions. So happy Children's Day and जय हिंद। सुबह और शाम के रंगे हुए बदन को चूम कर तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। सुबह और शाम के